उसने धीरे से आंखें खोली। वह दिक्कत पल के ऊपर को उठी थी। उन पे जैसे बहुत बोझ था। हरसों अंधेरा था, खूब अंधेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत तंग और तारीक जगह पर बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। उससे आंखें चंद एक बार झपकाई। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा, तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है, जहां उसके दोनों अतराफ फंसी चीजें रखी हैं। उससे कोहनियों के बल जरा सा उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। उससे हाथ खींचा, जरा सा लोहा खनका। उसकी दाईं कलाई में हथकड़ी डली थी और वो दीवार से बनी थी। उससे जोर से गिलाई को झटका, मगर बेसुध। उसके सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। मुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे जरा सी सीधी होकर बैठी। बाएं जानिब कोई बोझ सा उसके ऊपर गिरने लगा। उसने आजाद हाथ से उसे परे धकेला तो नरम सा बोझ दूसरी जानिब जरा सा लुढ़क गया। हया ने गर्दन मुड़ी। दर्द की एक टीस बेख्तियार उठी, उसके लबों से करा निकली। पीछे दीवार लकड़ी की पट्टों से बनी थी और पट्टों में एक बारीक सी दराजें थीं। अब जरा आंखें अंधेरे की आदी हुई तो उसे नजर आया, उन दरजों से रात की तारीकी में सर सी रोशनी झांक रही थी। वो बादिक्कत चेहरा उस दर्ज के करीब लाई और आंखें सुकेड़ कर झांका। हर सू समंदर था, स्याह पानी जो रात की इस बहर सर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ, वो पुल ही था। वो फास्फोरस के समंदर पे बनी उस पुल के आसपास ही कहीं थी, मगर वो फास्फोरस ब्रिज नहीं था। वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था, या शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से उस पर लुढ़कने लगा। उससे कोफ से उसे परे धकेला तो उसका हाथ नम हो गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दीवार से आती रोशनी में देखना चाहा। उसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर वो खून था। वो मदहोश सी होकर हाथ अपने कपड़े से रगड़ने लगी। उसका कोट उसके जिस्म पे नहीं था। जो वाहिद ख्याल उसे इस वक्त आया था वो बहुत तकलीफ दे था। अब्दुल रहमान पाशा ने उसे अगवा करवा लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब उसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई, वो ठहर गई और फिर उसे टटोला। उसका छोटा सुनहरी क्लच जो फ्रॉक की बेल्ट के साथ नथी था, उसके सर में दर्द से टीस उठ रही थी। ज़हन में अपनी फूफो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। उससे शाम में उन्हें यकीन दिलाया था कि रात खाने पर वो उनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। फूफो ने उसका इंतज़ार किया होगा और उसे ना पाकर क्या उनके ज़हन में आया होगा कि वो अगवा हो गई है। उससे अपने आज़ाद हाथ में क्लच खोला। अंदर उसका पतला सा पाकिस्तानी मोबाइल था। उन्होंने उसका फ़ोन क्यों नहीं लिया, वो समझ गई थी। उसका तुर्क फ़ोन खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो उसे राब्ते के हर ज़रिए से महरूम कर चुके हैं। और फ्रॉक के साथ नत्थी क्लच पे हमरंग होने के बायस किसी ने गौर नहीं किया होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि उसके पास 100 फ़ोन थे, मगर अब्दुल रहमान पाशा को मालूम था। लेकिन उस स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफ़ेद रोशनी चल उठी। उस मोबाइल में महविश की मेहंदी के रोज़ ही उससे बैलेंस डलवाया था और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे। एक कॉल के तो होंगे। उससे धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। उसमें इतने ही रुपए थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पे 30 सेकंड की कॉल कर सकती, बस। इतनी ही देर में वो जिहान को अपनी सूरत हाल समझा सकती थी। वो जल्दी जल्दी फ़ोन बुक नीचे करने लगी। जेब में जिहान का नंबर नहीं था। उससे सी में देखा, वहाँ भी नहीं था। वो ज़रा हैरत से सबीन फूफो का नाम तलाशने लगी। उनका नंबर भी गायब था। बस पाकिस्तानी नंबर थे। क्यों? उससे दुखते सर के साथ सोचना चाहा और तब एक झमक्के से उसे याद आ गया। ये पाकिस्तानी मोबाइल था और तुर्की के सारे नंबर्स उससे अपने तुर्क फ़ोन में महफूज कर रखे थे। अब वो घर फ़ोन करके अपने अगवा का नहीं बता सकती थी और ना इतना बैलेंस था कि वो उन्हें फ़ोन करके जिहान का नंबर लेती। 30 सेकंड की कॉल उसे ज़ाया नहीं करनी थी। उससे आंखें बंद करके सर दीवार से लगा दिया। वो सोचना चाहती थी फरार का कोई रास्ता, मदद की कोई सूरत। और तभी उसे लकड़ी की उस सिवाय के पार वो आवाज़ें सुनी। अरबी में तेज तेज बोलता एक आदमी, जैसे दूर से चलता वो उसी तरफ आ रहा था। पाशा तुम्हें जान से मार देगा अगर उसे इल्म हुआ कि तुम उसकी लड़की उठा लाए हो। ये बहरी जहाज रवाना हो जाए, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ पाशा के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते।
दूसरी आवाज़ ज़रा झुंझलाई हुई थी। वो दोनों उसी दीवार के पीछे बातें कर रहे थे। तुम उम्मीद करो, और तुम अच्छी उम्मीद करो, क्योंकि अगर पाशा को। आवाज़ें दूर जा रही थीं, अब वो मुफहिम हो गई थीं। उससे उनकी बातों पे गौर करना चाहा। वो पाशा का जिक्र कर रहे थे, कुछ ऐसा जो उससे इल्म में नहीं था। बहरी जहाज़ की रवानगी और पाशा की लाइलमी तो क्या पाशा के कहने पे अगवा नहीं की गई थी। वो कितनी ही देर अपने दर्द करते सर के साथ सोचने की कोशिश करती रही, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। उस फ़ोन में तुर्की का एक ही नंबर था। जब वो रेस्टोरेंट में अपना तुर्क मोबाइल छोड़ कर गई थी तो उसे उसी पाकिस्तानी फ़ोन पे पाशा ने कॉल किया था। उससे वो नंबर महफूज नहीं किया था, मगर वो कॉल लॉक में पड़ा था। उससे कपकपाती उंगली से लॉक खोला। वो खाली था। सिर्फ एक कॉल थी जो तुर्की आते ही अप्पा ने उस नंबर पे की थी। बाकी लॉग इरम ने मिटा दिया था। उसका सर घूमने लगा। हर तरफ अंधेरा था, हर रास्ता मसरूर, हर दरवाज़ा बंद। वो 30 सेकंड की कॉल किसको करे। सारे इमरजेंसी नंबर सुर्ख फ़ोन में थे और तुर्की के दूसरे नंबर उसे ज़ुबानी याद नहीं थे। फ़ोन नंबर हयात सुलेमान को कभी ज़ुबानी याद नहीं रहते थे। भोज फिर से उस पर लुढ़कने लगा। उससे मोबाइल की रोशनी उस पर डाली और एकदम शल रह गई। वो लंबे सुनहरी बालों वाली एक लड़की थी जो उस पर गिरी थी। उसके मुंह और कंधे से खून निकल रहा था। बगैर आस्तीन की कमीज से झलकते उसके सुनहरी बाजू पे कुछ लिखा था। उससे फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए उसके बाजू में मोबाइल की रोशनी की। वहाँ स्याह रंग से अंग्रेजी में लिखा था, नताशा। शायद उसका नाम था, और वो उसके नाम का एक बदसूरत सा टैटू था या जला हुआ कोई निशान। उससे मोबाइल की रोशनी थोड़ी। उस छोटे से डरवे में हर तरफ लड़कियां थीं, एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई, बेहोश, बेसुध पड़ी। किसी के चेहरे पे नील थे तो किसी के बाजू पे खराशें या जमा हुआ खून था। खून की बू और सर में उठता शदीद दर्द। उसका जी एकदम से मतलाने लगा था। उसे महसूस हुआ वो फिर से होश खो देगी। अपने नाकारा फ़ोन को खुले क्लच में डालते हुए उसकी निगाह अंदर पड़े कार्ड पे पड़ी। उसे जल्दी से वो कार्ड निकाला। इत्सलात का कॉलिंग कार्ड जो उन्होंने अबू सहबी में खरीदा था, मगर अब वो बेकार था। उससे अंदर उंगलियां डालकर टटोला और फिर ये तयशुदा कार्ड निकाला। कार्ड को सीधा करके उससे घुटने पे रखा और मोबाइल की रोशनी उस पर डाली। ऑफ वाइट कार्ड पे लिखे से अल्फाज रोशन थे, शेख उस्मान शब्बीर। नीचे तुर्की के 3 नंबर लिखे थे, ऑफिस, घर और मोबाइल का। उसका दिल नई उम्मीद से धड़कने लगा। उसे एक्सटेंशन याद नहीं आ रही थी, कोई तारीख थी, कोई निशान, कोई मशहूर वाक़या। उससे आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। उससे ये 30 सेकंड की कॉल ज़ाया नहीं करनी थी, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। सर में उठता दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उससे आंखें खोलकर दोबारा कार्ड को देखा और फिर कुछ सोचकर मोबाइल नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। तुर्क में रिकॉर्डिंग चलने लगी थी, जिसका मतलब था कि फ़ोन बंद था। उससे डूबते दिल के साथ घर का नंबर मिलाया। घंटी जा रही थी। वो बेचैनी से लब काटती सुनी गई। उसकी उम्मीद का दरिया बार बार जलता बुझता जा रहा था। बंद कमरे में खून की अजीब सी बू फैली थी। उससे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। दूसरी जानिब घंटी अभी तक जा रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अस्सलाम वालेकुम। उसी लम्हे फ़ोन उठा लिया गया। कौन? उस्मान अंकल? वो तेज़ी से बोली। नहीं, मैं उनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था जरा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ, हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी, एहतियात एयरलाइंस, सुभानची यूनिवर्सिटी, एक्सचेंज स्टूडेंट। वक्त कम था, वो उसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं उसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियाँ भी हैं। प्लीज़ किसी से कहे मेरी मदद करे। वो तेज तेज बोलती गई। एक मिनट, मुझे बताएं आप किस जगह पर हैं? कोई आइडिया है आपको? किसी खिड़की वगैरह से बाहर देख सकती हैं? हाँ, यहाँ बाहर समंदर है, मुझे एक फेरी नजर आ रहा है, और उधर पुल है, फास्फोरस ब्रिज नहीं। ये रास्ता कट गया। उसे फुकलाकर स्क्रीन को देखा और फिर उस बारीक दर्द से झलकते मंजर को। उसने फास्फोरस ब्रिज कह दिया था, जबकि वो फास्फोरस ब्रिज नहीं था। वो अब पहचानी थी। ये सुल्तान अहमद ब्रिज था, शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला दूसरा पुल। उससे अपनी लोकेशन ही गलत बताई थी। अब वो बेबसी से मोबाइल को देखे गई। बैलेंस खत्म हो गया था और अब वो कॉल रिसीव करने से भी कासिर थी। दरवाजे पे आहट हुई।
ताला खुलने की आवाज़। उसे जल्दी से फ़ोन क्लच में डालकर उसे बंद किया और गर्दन एक तरफ ढलकाकर आंखें मूंद लीं। दरवाज़ा भारी चरचराहट के साथ खोला। कोई अंदर आया, उस पर झुककर उसकी हथकड़ी चाबी से खोली और फिर उसे बाजू से किसी जानवर की तरह घसीटते बाहर ले जाने लगा। उसके लहू से बेख्तियार कराह निकली। वो आदमी उसे बड़े कमरे में लाया और अब कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव कुर्सी से बांध रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मिनमिनाई थी। उससे जवाबन टेप का टुकड़ा दांत से काटकर उसके लहू से कसकर चिपका दिया। "उम्म!" वो गर्दन दाएं से बाएं मारने लगी। टेप से उसकी आवाज़ घुट कर रह गई थी। वो तवज्जो दिए बिना लंबे लंबे डाक भरता बाहर चला गया। उसने निगाहें पूरे कमरे पे दौड़ाई। वो बड़ा सा कमरा था। एक तरफ बड़ा सोफा रखा था और दूसरी तरफ आतिशदान, जिसके पास वो कुर्सी से जकड़ी बैठी थी। आतिशदान में आग भड़क रही थी, हराक्लीट्स की दाहिनी आंख। साथ ही लोहे की चंद सुलाहें बड़ी अलाव में थूक रही थीं। उसके सिरे पे अंग्रेजी मुख्तलिफ हरूफ लिखे थे और वो हरूफ थुक थुक कर सुर अंगारे बन चुके थे। आतिशदान की एक तरफ एक छोटी अंगीठी रखी थी। उसमें जलते अंगारों पे एक बर्तन में शहद की तरह का काढ़ा सा माँ उबल रहा था। उसकी बू सारे कमरे में फैली थी। शहद से ज़्यादा भूरा माँ, वो शायद वैक्स सी। उससे गर्दन गिरा दी। उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। वो अब बहुत देर से उस कमरे में तनहा खड़ी थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लग रहा था उससे वो कॉल आया करती। पता नहीं वो कौन था और उसे उसकी बात समझ में आई भी थी या नहीं, और वो कुछ करेगा भी या नहीं। अगर वो घर फ़ोन कर लेती तो शायद, मगर नहीं। घर फ़ोन करने की सूरत में बात फैल जाती और इससे तो ये बेहतर था कि वो यहीं पड़ी रहती। लेकिन बात तो अब भी फैल जाएगी, और जो जिल्लत, जो बदनामी उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके सामने वो भूली बसरी सी वीडियो आ गई। शरीफों का मुजरा। नहीं, प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो भीगी आंखों के साथ दुआ मांगने लगी। उसकी दुआ पहले कबूल नहीं हुई थी, शायद अब हो जाए, शायद अब उसकी मदद कर दी जाए। आतिशदान के करीब होने के बायस सबिश उस तक पहुंच रही थी और उस मुसलसल हिद्दत से उसके पांव दुखने लगे थे। वो सर्द अलाव को देख रही थी, जिसकी सुर लपेटें उठ उठकर हवा में गुम हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी और उसका सारा वजूद गोया आग में थूक रहा था। लंबे बाल कमर और कंधों पे बिखरे थे। वो उनको समेटने पे भी कादर नहीं थी। उससे पूरी जोर लगाकर कुर्सी को पीछे धकेलना चाहा, मगर वो नहीं हिली। पसीने की चंद बूंदें उसकी गर्दन और पेशानी पर चमक रही थी। दफातन दरवाज़ा खुला। उससे गर्दन मोड़कर देखा। वो एक बिस्सा कद चीनी नकोश का हामिल शख्स था। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, जिसे उसने दरवाजे में दाखिल होते ही मेज़ पे रखा। फिर उसकी तरफ आया और एक हाथ से कुर्सी का रुख अपनी जानी मोड़ा और हाथ से डक टेप का किनारा पकड़कर खींच कर उतारा। आह, नताशा। वो करीब से देखने पे कोई रूसी लगता था। मैं नताशा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एक उम्मीद सी बंधी कि वो उसे किसी और के धोखे में पकड़ लाए थे। नाउ यू आर नताशा। इंग्लिश, इंग्लिश। ऑल राइट, ऑल राइट। वो अस्वाद में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो उसकी पुश को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली। वो आग के साथ खड़ा था। तपिश का रास्ता रुक गया। जरा सा सुकून मिला। पुअर कंट्री, टूरिस्ट गर्ल, पुअर पीपल। वो नब्बी में सर हिलाकर एक सुलाह उठाए उसे उलट पुलट कर देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तोवान की रकम दे देगा। सो नताशा, यू वॉन्ट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी इंग्लिश में कहता उसकी तरफ पलटा। वो जवाब दिए बिना एकटक उस सलाह को देखे गई, जिस पे लिखा एम थुक रहा था, या शायद वो डब्ल्यू था। वो सुलाह क्यों धुका रहा था, किससे? एक खौफ सा उसके अंदर सर उठाने लगा। उससे बेख्तियार उस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था। वो लम्हे भर में जान गई थी। यू वॉन्ट इंग्लिश नेम? वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। नो, नो, वो भी यकीनी से नफे में सर हिलाती बड़बड़ाई। नाउ दिस इज योर नेम। वो सुलाह का तख्ता लोहा उसके करीब लाया। नहीं, नहीं, वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती जोर से चिल्लाने लगी। वो उसे उस गर्म लोहे से ताकने लगा था। उसका चेहरा हो वैसे से सफ़ेद पड़ गया था। योर नेम। उससे जिता कर कहते सुलाह हया के पासों के करीब की, जहाँ फ्रॉक की छोटी आस्तीन खत्म होती थी।
कंधे से जरा नीचे वहाँ वो सुराख करीब ले गया। उसे दुखते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं, प्लीज नहीं। उस लम्हे उससे बहुत दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और उस पिस्सा कद रूसी से उसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुल रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने धकता हुआ लोहा उसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रख कर दबाया। वो पूरी तरह से बिलबिला उठी। उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली थी, मगर वो उसी तरह जोर देकर सुलाख दबाए खड़ा था। अंदर से मांस चलने लगा था। रूह में उतर जाने वाली तकलीफ, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद उससे सुलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सुलाख रख दी। उसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर स्याह जला हुआ हुर्फ लिखा था। रूसी वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। हया ने मुतवर्रम सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा और दहल कर रह गई। उसके हाथ में दूसरी सुलाख थी जिस पर HO लिखा था और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने उसे उतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह धागे के हुर्फ तले सुलाख काट दी। खोलता हुआ गर्म दर्द, दुखते अंगारे, आग, उसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से घुटी घुटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो इस तकलीफ में मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद उसे सुलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानब ढलक गई। उसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वे होश खोने वाली थी। उसका चेहरा आंसू से भीगा था, मगर मजीद रोने की सक्कत होद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सुलाख उठा लाया था। उस पे आर लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से उसे देखा। उसे मजीद कुछ कहने की सक्कत नहीं रही थी। अपनी सारी जिंदगी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, उसके नाना का घर, उसकी नानी उसके लंबे बालों में कंघी फिर रही थी। मंजर बदल गया। वो और रोहेल कार की पिछली सीट पर बैठे थे। स्कूल बैग लिए वो स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर उससे खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा। वो उनकी एक मोटी सी किताब खोल रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो उससे खुद ही वहाँ रखा था। अब वो ताया फुरकान को अपनी ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी और वो उसका जोश और खरोश और खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल उसके साथ लॉन में भाग रहा था। उनके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। उसके लंबे बाल कमर पे बिखरे थे। खरगोश घास पे दूर भागते जा रहे थे। नरम सफ़ेद, नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गर्म सुलाख उसके बाजू में मिस की। एक खोलन सी उसके अंदर उतर दी गई। अगले ही पल उससे करंट खाकर सुलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय पे गालिब हो गया। वो पहली 2 दफ़ा से कई गुना ज़्यादा शदीद दर्द था, क्योंकि सुलाख जल्दी हटाने के बायस जल्द पूरी तरह नहीं जली थी और हसियास बाकी थी। उसे लगता था उसकी हिम्मत खत्म हो गई है, मगर वो फिर से रो रही थी। फोन, यो फोन। आवाज़ के ताक़ुब में वो आगे बढ़ा और उसकी फ्रॉक की बेल्ट से लगा पर्स सोचा। सेफ्टी पिन टूट गई, कपड़ा फट गया। उससे तेज़ी से पर्स खोला और फ़ोन निकाला। वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। शदीद तकलीफ़ में भी वो पहली बात उसके ज़हन में आई थी वो यही थी कि उसका फ़ोन रोमिंग पे था और बैलेंस ख़त्म। फिर फ़ोन कैसे बजा? रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर उससे फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उस पे उसे जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चिकनाचूर हो गई, ज़मीन पर जा गिरी। यू कॉल्ड समवन। वो वहशियों की तरह उस पे झपटा और गर्दन के पीछे से उसके बाल दबोचकर उसके चेहरे सामने किया। हया ने नीम जान निढाल आंखों से उसको देखा और फिर उसके मुंह पे थूक दिया। वो बिलबिलाकर पीछे हटा, उसके बाल छोड़े और अंगीठी पे दुखता बर्तन हैंडल से उठाया। खोलती हुई वैक्स। यू यू बिच। वो गुस्से से मगासलात बकता उससे करीब आया और बर्तन उसके सर पे ऊंचा किया। नो। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। मेरे बाल। उसके लबों से बस इतना ही निकल पाया।
कि रूसी ने बर्तन उसके सर पर उलट दिया। गरम खोलती हुई वैक्स तेजी से उसके बालों की मांग पे गिरी और हर तरफ से नीचे लुढ़क गई। उसकी दिलहराश चीख निकली। उबलते मादे ने उसके सर की जिल्द को गला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया। वो वहशियाना अंदाज में जोर जोर से चीख रही थी, अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तब उसने जोर से उसकी कुर्सी को धक्का देकर उलट दिया। वो कुर्सी समेत औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी, आतिशान के बिल्कुल करीब। कमरे में धुआं सा भरने लगा था। वैक्स उसके सर पर जमने लगा था। उसका सर बेहद वसी हो गया था। आंखें बंद हो रही थीं। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। आतिशदान से आग की लपेटें लपक लपक कर उसकी तरफ आ रही थीं। उससे ज़मीन पे गिरे गाल फर्श पे रखे बंद होती आंखों से उस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के उस पार कोई उस रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखें, धुआं, आग, खून। उसका पूरा जिस्म आग में धुक रहा था। जो आखिरी शय उसने देखी वो उसका स्याह फ्रॉक का दामन था। आग की एक लपेट ने उसे छू लिया था। उससे स्याह कपड़े को सर्द शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था और वो जानती थी कि वो मर रही थी। उसके सफ़ेद खरगोश इस धुएं में गायब हो रहे थे। वो जलकर मर रही थी। हराक्लीज की दायमी आग हर सू फैल रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत उसकी निगाहों के सामने थी, जिस पे खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। दरमियान में कीमती और नफीस फानूस लटक रहा था। उसका सर एक नरम गुदाज तकिए पे था और मखमलीन कंबल गर्दन तक डाला था। उससे एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे डराई। वसी और पुरतायुश बेडरूम। एक तरफ दीवार की खिड़की के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जालीदार पर्दे, जिससे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उससे आंखें फिर से मुन्नी और उन पे बाजू रख लिया। इन गुस्से दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी। वो बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा उससे देखा था और इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप अपने बालों में नरमी से चलते उस पूरी आंखों वाली लड़की के हाथ, वो इंजेक्शन, नींद, बेहोशी, उसे टूटा टूटा सा सब याद था। और उस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बयूक अदा में है, अब्दुल रहमान पाशा के सफ़ेद महल में। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और वो फिर हल्की से चरचराहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज़ बेड के करीब आई। उससे आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह है, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। बाप 6 नर्म लहजे के साथ अपने साइड टेबल पे ट्रे रखने की आवाज़ आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है लेकिन ज़्यादती अगर अच्छी चीज़ की भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हन्नूस आंखों पे बाजू रख के लेटी रही। और ये अब्दुल रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया। सब स्कार्फ चेहरे की गिर लपेटे, नीचे सुरमाई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सा सफ़ेद स्वेटर पहने, वो हाथ में पकड़ा कॉर्डलेस फोन उसकी तरफ बढ़ाए हुए थी। लो, बात कर लो। उसके कम उम्र चेहरे पर एक मासूमियत भरी शफाफियत थी और उसकी आंखें जो रात में हया को बुरी लगी थीं, सुबह की रोशनी में सुनहरी लग रही थीं। वो दुनिया का सबसे शफाफ और सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज़ बहती हुई थी। वो चीखने के बायस अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही है उसे तुमसे बात नहीं करनी। उससे फ़ोन कान से लगाकर नर्म लहजे में अंग्रेजी में बताया। वो कह रहा है एक दफ़ा उसकी बात सुन लो। उससे कहो जो उसने मेरे लिए किया है मैं उसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर उसके बदले में वो मुझे यूँ अज़ियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त उसके घर से चली जाऊँगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशे कुल का चेहरा जवाबन वैसा ही नर्म और शफाफ रहा। उससे सुनकर फ़ोन कान से लगाया और सारी बात मनो अन अंग्रेजी में दोहरा दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो कह रहा है कि वो इंडिया में ज़रा फंस गया है, वो इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी नहीं। अगर तुम ये नहीं चाहती और जब तक तुम चाहे रह सकती हो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। उससे कॉर्डलेस मुँह पे रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से जल्दी खुलती मिलती थी और ना ही उसे बादशाह के घर वालों से कोई राव रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी, मगर इस लड़की का चेहरा इतना नर्म और दोस्ताना था कि खुद बहुत उसकी गर्दन अस्वाद में हिल गई। शुक्रिया, वो उसे मुधर मुस्कुराहट के साथ कहती कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफ़ेद स्वेटर में मुकीद कोनियाँ कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखी
और हथेलियों को एक दूसरे पर फंसाए आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। वो कोने के बल जरा सी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम अब्दुल रहमान की तरफ से परेशान मत होना। उससे कहा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो उससे तुम्हारे लिए किया वो उसका फर्ज था। सफ़ीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफ़ीर को फ़ोन किया तो उससे फ़ौरन अब्दुल रहमान को अप्रोच किया। यूं पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहां से निकाल लाए। मुझे किससे अगवा किया था? वो बहुत देर बाद बस इतना ही पूछ सकी। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस, मालदीव और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। उसके अलावा उन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी गरीब मुल्क से हो, उनके घर वाले तुर्की आकर ज़्यादा देर तक केस का ताकुब ना कर सकें, उनको भी अगवा करते हैं। एक दफ़ा उनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं। ये उन नताशास को लेकर आगे बेच देते हैं और उनसे वाइट स्लेवरी करवाई जाती है। उसे तकलीफ से आंखें मूंदी। उससे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉल कर को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फ़ोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं। तुम्हें उन्हें अपनी हैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। उससे जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की की जालीदार पर्दे को देखती रही जो हवा से होले होले फड़फड़ा रहा था। उसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बाहर ये जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? उससे बिना तरद्दुद के नफ़े में गर्दन हिला दी। आयशे के चेहरे पे हल्की सी उदासी फैली। चलो, जैसी तुम्हारी खुशी। आज नहीं तो कल तुम ज़रूर हमारे साथ चलना। उससे फ़ौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता ज़रूर करना, मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। शुगुफ्तगी से कहते हुए उससे कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। आया ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम कुतास कालीन में पाँव कोई धस से गए। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से उसके कंधों, कमर और घुटनों पे बहुत सी चोटें आई थीं। वो कालीन पे नंगे पाँव चलती ड्रेसिंग टेबल के सामने कद आवर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसका अक्स बहुत थका थका नकाहत सदा लग रहा था। मतवर्रम आंखों तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामनी सा नील, पेशानी पर चंद हराशें, थोड़ी पे बड़ी सी हराश, होंठ का दायां किनारा सूजा हुआ और उससे उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो ऐसे ही थे, उतने ही लंबे, उतने ही घने, मगर उनकी चमक खो गई थी। वो रेशमी पिन जो हमेशा उनमें चमकता था अब वहाँ नहीं था। जाने कैसे आयशे ने वो वैक्स उतारी और इस दौरान कितने बाल टूटे वो नहीं जानती थी। वो वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ उससे सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या बादशाह के बंदे जो भी उस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बचा दिया था। मगर जितना वो पिस्सा कदरू से उसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। वो इस वक्त ढीले ढाले अस्पताल की गाउन में थी। उससे दाई आसीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से नीचे स्याह राख के साथ लिखे 3 हरूफ वैसे ही थे, हु। बाकी के 2 हरूफ री, जो कि धागे ठीक से नहीं गए थे, इसलिए उन पे छाला सा बन गया था। छाला खत्म होने के बाद उनका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो हु था। हु। उससे ज़ेरे लब दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी दूसरे के घर यूं पड़ी थी? वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। उसका घर कॉल करने या वापस सभांजी जाने का दिल क्यों नहीं चाहता? शायद इसलिए कि उस रात पुप्पो उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसके ना आने पे उन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा और अब तक पाकिस्तान में यह बात पहुंच गई होगी। क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी? इज्जत से जी सकेगी? किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा, ताया फुरकान, साइमा ताई का सामना कर सकेंगे? या उससे अपने माँ बाप को सारे खानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन उसकी धाई सोने का कि वो भागी नहीं थी, अगवा हुई थी। उसके खानदान में और उसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता था। उसे लगा शरीफों का मुजरा भरे बाजार में चला दिया गया था। वो वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दा हटाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समंदर की सर्द बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और खुले बाल पीछे को उड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। नीचे उसे बागीचा नजर आ रहा था।
और उसके पार लकड़ी का गेट, जिससे एक बीती शाम उससे हंसियाने अंदाज में भागते हुए पार किया था। बागीचे में एक खूबसूरत शाहाना सी बग्घी खड़ी थी। उसमें एक चिकना सफ़ेद घोड़ा जता था। बग्घी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था, जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशे घास से चीज़ें उठाकर उसमें रख रही थी। आरे, कुल्हाड़े, चाकू और ऐसे कई औजार। छोटी बच्ची बहारे सूख चमकते सेबों से भरी टोकरी आग लिए बग्घी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठकर उससे टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था। आयशे संदूक का ढक्कन बंद करके पीछे से घूमकर दूसरी तरफ आ बैठी। दफातन बहारे की निगाह ऊपर खुली खिड़की में खड़ी हया पर पड़ी। हया! उसे जल्दी से हाथ हिलाया। उसके पुकारने पर उसकी बाएं जानिब बैठी आयशे ने आगे होकर चेहरा बहारे के कंधे से उस तरफ निकालकर हया को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा नहीं सकी, बस थोड़ा सा हाथ उठाकर वापस गिरा दिया। दफातन, आयशे ने झुककर बहारे के कान में कुछ कहा तो बच्ची ने ओ कहकर जल्दी से टोकरी से एक सूख सेब निकाला। उसे अपनी फ्रॉक से रगड़ा और कैच कहते हुए ऊपर की समेत उछाला। लाशौरी तौर पर उससे हाथ बढ़ाए, मगर उड़कर आता सेब ऊपर बैल्कोनी की रेलिंग में अटक गया। ओ नो! बहारी ने मायूसी से गर्दन पीछे को फेंकी। उसी अरसा में बग्घी बान घोड़े को चाबुक मार चुका था। बग्घी घोड़े के पीछे खींचती हुई गेट से बाहर निकल गई। वो खिड़की से हट आई। बहारी का सेब वहीं रेलिंग ग्रिल के डिजाइन में फंसा रह गया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लकड़ी के फर्श की चमकती राहदारी सुनसान थी। वो नंगे पांव चलती आगे आई। राहदारी के सिरे पर एक कमरे का दरवाज़ा नींवा था। उसके आगे जहाँ राहदारी खत्म होती थी वहाँ एक गोल चक्कर खाता लकड़ी का सीना था, जो नीचे लिविंग रूम से शुरू होकर भलाई मंजिल की राहदारी जहाँ वो खड़ी थी से होता हुआ ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। उससे गर्दन उठाकर उस बुलंद उबाला सफ़ेद महल को देखा। अगर कभी उसे इस महल से भागना हो तो सारे जो रास्ते उसे मालूम हो, उसे अब किसी पे भी एतबार नहीं रहा था। हया ने कमरे का नीमवा दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो एक छोटा स्टडी रूम था, जिसमें आपनोसी और संबूर की लकड़ी के बुक शेल्फ बने थे। वहाँ बहुत सी पेशकीमत कुतब सजी थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती अंदर आई। स्टडी की दीवारों पे जा बजा बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स नस्ब थे। वो एक ट्रांस की सी कैफियत में उन्हें देखी गई। वो सब उसकी तस्वीरें थीं। कब ली गईं, कैसे ली गईं, वो नहीं जानती थी। वो तो बस मबहूस सी उन्हें देख रही थी। वो दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ अपने गेट से निकल रही थी, एक हाथ से लहंगा जरा सा उठाए, दूसरे से आंख का किनारा साफ करती हुई। वो कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी, रेड फ्रॉक में मलबूस, बाल कानों के पीछे उड़स्सी, मुस्सिरिफ सी कुछ कहती हुई। दावर भाई की शादी की शाम, अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पे बैठा वली तस्वीर में नहीं था, और ये तस्वीर जिनासों पर की थी। वो सर झुकाए, जैकेट की जेबों में हाथ डाले उस सीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पे दुकानों की सर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था, और भी बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वाक़यात। वो एकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई।